हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विप्रो के जो शेयर है वो क्या, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसकी अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है, या अभी 10% बढ़ने के बाद 9-10% बढ़ने के बाद वो क्या अभी भी बहुत महंगा है, या और है ना। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो ये पक्का देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है उसकी शेयर मार्केट से अगर अपन प्राइस रिलेट करते हैं तो अपन को कैसा पता लगता है कि वो सस्ता है या महंगा है। अपन आज की डेट में तुरंत पता नहीं लगा सकते कि कोई भी शेयर महंगा है या सस्ता है, लेकिन अगर अपन मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है विप्रो में, तो क्या मेरे मनी सेफ है? जिस तरह से वो अपनी इनकम अर्न कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी ग्रो कर रही है, तो उस वे में, उस कंपैरिजन में क्या मेरा 1 लाख रुपए सेफ है? अगर मैं 1 साल 2 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करूं तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो विप्रो का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड कैसे, मैं ये वीडियो बेसिकली आपकी नॉलेज एनहांसमेंट की पर्पज से ज्यादा देखिएगा, केवल विप्रो के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, ये नॉलेज के बेसिस पे ज्यादा देखिएगा। तो मैं आपको टर्म्स भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप bseindia.com से अगर खुद डाउनलोड कर ले स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर कंसोलिडेटेड लिखा हुआ है तो इसका सिंपल हिंदी में मतलब होता है, जैसे मान लीजिए विप्रो के अंडर 5 कंपनी है, 5 सब्सिडरी है, ABCDE, तीनों का नेट प्रॉफिट है 20-20-20-20-20 रुपए, पांचों का नेट प्रॉफिट है 20-20-20-20 रुपए। तो वो 20-20-20 ऐड होके अब जब विप्रो में चल जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो 100 रुपए विप्रो की नेट प्रॉफिट आ जाता है। या फिर वैसे ही 20-20-20 सेल्स हैं तो 100 रुपए विप्रो की सेल्स आ जाती है। तो सबका जो टोटल होता है उसी को वर्ड इंग्लिश में बोल देते हैं कंसोलिडेटेड। तो आप बैलेंस शीट अब डाउनलोड करेंगे तो बार बार कंसोलिडेटेड जो वर्ड आएगा तो उसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा, जो विप्रो का जो अर्निंग पर शेयर है, किसी भी शेयर को एनालिसिस करते समय आप उसका पी रेशो देख सकते हैं। तो आईटी सेक्टर का जो पी रेशो होता है एवरेज, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चलता है, वो 28 से 30 रुपए चलता है। तो जो आज की डेट में विप्रो का जो पी रेशो है, पहले अर्निंग पर पी रेशो का फॉर्मूला होता है MPS/EPS। तो अर्निंग पर शेयर पहले 1 साल पहले जो विप्रो का था वो 4 रुपए पर क्वार्टर था, अप्रोक्स 4 रुपए पर क्वार्टर था। आज की डेट में जो अभी रिजल्ट आया है 31 मार्च का, जो अगर बैलेंस शीट पे उसका जो उस क्वार्टर का पी रेशो है वो 5.4 है। तो 4 रुपए से 5.4 रुपीज जो उसका पी रेशो हो चुका है, 30% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप देखिए, और उसमें जो 5.4 बढ़ा है उसमें कोरोना का जो पहला क्वार्टर है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब 5.4 रुपीज पे वो कंपनी ग्रोथ कर रही है पर क्वार्टर। तो अब मैं देखूं, वो पी रेशो का फॉर्मूला होता है MPS/EPS, और है ना, जो पी रेशो आईटी इंडस्ट्री किस पे ट्रेड करती है, अप्रोक्सीमेट 30 के मल्टीपल पे। तो 30 को अगर मैं इंटू कर दूं सिंपल वर्ड्स में, 30 को मैं इंटू कर दूं उसके EPS से, तो एक क्वार्टर का EPS है 5.4 रुपीज। तो मेरे हिसाब से चारों क्वार्टर का जब EPS करेंगे, अपन टोटल करेंगे, तो वो 21 से 22 रुपए आएगा अप्रोक्सीमेट, विप्रो का अप्रोक्सीमेट 22 रुपए आएगा। तो अगर वो 25 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 30 के मल्टीपल पे अगर इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है, जिसमें TCS, इन्फोसिस जैसी हाई वैल्यूएट कंपनी भी आती है, तो अगर वो 25 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता है तो उसकी वैल्यूएशन आज की डेट में होनी चाहिए 550 रुपए। इसकी वैल्यूएशन मैंने कैसे निकाली, बहुत सिंपल है, 5 रुपए 40 पैसे का EPS अभी लास्ट बैलेंस शीट में आया है 5 क्वार्टर में। अज्यूमिंग कि ये मेंटेन करेगा चारों क्वार्टर में आने वाले, तो 22 रुपए का EPS हो गया। तो 22 रुपए को मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट पी मल्टीपल पे, मतलब 25 रुपए पे। तो अगर 25 को मैं 22 से इंटू कर देता हूं तो सिंपल 550 के आसपास की वैल्यू आ जाती है। और आज की डेट में विप्रो की प्राइस क्या है, 470-475 के आसपास है। तो मतलब वो अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। दूसरा, अगर इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 28 से 30 रुपए है आईटी इंडस्ट्री का, तो अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा वही सिंपल अर्निंग पर शेयर को, तो उसका अगर 22 को मैं इंटू करूंगा 30 से, तो 640 रुपए। तो इसका मतलब है वो हाईली अंडर वैल्यूड है। तो आज की डेट में जो विप्रो का जो शेयर है वो हाईली अंडर वैल्यूड है 10% बढ़ने के बाद भी। दूसरा, जो आईटी कंपनी में आपको देखना चाहिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने से आपको क्या समझ में आ जाएगा, आईटी एक सर्विस इंडस्ट्री कंपनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक नाई की दुकान है, तो मैंने आज है ना, मैंने अपने दुकान पे रख रखे हैं 10 आदमी, फिर मैंने अगले क्वार्टर में रख रखे हैं 11 आदमी, और अगले क्वार्टर में मैंने फिर रखना है 12 आदमी, फिर उसके बाद मैंने रख रहे 13, फिर 14, इस तरह से मैं ग्रो करते जा रहा हूं। तो अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपने सर्विस इंडस्ट्री में ग्रो करते जाऊंगा
तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि मेरे जो दुकान पे कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, जब भी तो मैं आदमी बढ़ा रहा हूं। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आप जो हेड काउंट है वो आप इजीली देख सकते हैं। हेड काउंट कंपलसरी होता है किसी भी आईटी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में शो करना। तो नंबर ऑफ हेड काउंट जो विप्रो में है वो 181,000 थे लास्ट ईयर, तो वो बढ़ के हो चुके हैं 1,97,000। और उसने स्टेटमेंट भी दी है वो इसको और ज्यादा बढ़ाएगी। तो कोई भी जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है वो हेडकाउंट जब भी बढ़ाती है जब उसका बिजनेस बड़ा होता है। दूसरा जो विप्रो ने अपनी बैलेंस शीट में जो मेजरली थर्ड पॉइंट जो सबसे अच्छा दिया है कि इसका जो बिजनेस है $100 मिलियन से ज्यादा जो कस्टमर्स हैं जो उनको $100 मिलियन का बिजनेस देते हैं वो कितने हैं। वो पिछली बार थे 10, पहले पिछले क्वार्टर में ही बात कर रहा हूं मैं, ईयर ऑन ईयर भी नहीं बात कर रहा। अगर किसी भी बैलेंस शीट में लिखा हो वाई ऑन वाई तो इसका मतलब होता है ईयर ऑन ईयर, क्यू ओ क्यू मतलब होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इसका कंपैरिजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं मार्च क्वार्टर का कंपैरिजन कर रहा हूं तो क्यू ऑन क्यू लिखा हुआ है, तो मैं दिसंबर से मार्च का कंपैरिजन कर रहा हूं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बैलेंस शीट कंपैरिजन कर रहा हूं जनवरी फरवरी मार्च से। उसी तरह वाई ऑन वाई का मतलब होता है मैं पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन कर रहा हूं सिंपल वर्ड्स में। तो मैं आपको बता रहा था कि $100 मिलियन का जो विप्रो ने बताया है कि उसके पास पहले 10 कस्टमर्स थे इस तरह से, वो अब 11 हो चुके हैं बढ़ के। वैसे ही $75 मिलियन के जो कस्टमर्स थे वो थे पिछले क्वार्टर में 24, जो बढ़ के हो चुके हैं 27। वैसे ही उसके पास $50 मिलियन के जो बड़े बड़े जो कस्टमर्स है, लार्ज कस्टमर, टॉप कस्टमर्स आप बोल सकते हैं, तो वो है 38 से 40। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कस्टमर है, आपसे सीए फर्म है, तो सीए फर्म में भी होता है कि 5 क्लाइंट मेरे को बहुत ज्यादा बिजनेस देते हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस देते हैं, मान लीजिए अज्यूम, तो वो 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस देने वाले क्लाइंट 5 से बढ़ के 7 हो गए, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल्स, मेरी रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई। वैसे ही विप्रो की भी जो वैल्यूएशन है, विप्रो की भी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जो बिजनेस देने वाले क्लाइंट्स हैं वो धीरे धीरे हर सेगमेंट में जो मोटे मोटे क्लाइंट्स है $100 मिलियन, $75 मिलियन और $50 मिलियन, तीनों बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूं टीसीएस से या इन्फोसिस से, दोनों से ही कंपेयर कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो कंपनियां है वो टीसीएस है। तो एट्रिशन रेशो, छोड़ के भाग गए जो एम्प्लॉइज, या छोड़ के भागने का रीजन ये भी हो सकता है कि आपको हाई पे मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आप अपने मैनेजर से परेशान है, या आपको कंपनी का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा। तो आपको ये भी देखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं, मैं उसको छोड़ के भाग के दूसरी कंपनी में सिमिलर सेक्टर में चले गया, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से ट्रेनिंग तो मैंने ले ली पिछली कंपनी में और उस ट्रेनिंग को मैंने यूज कर लिया दूसरी कंपनी में, मतलब वो तो ये अब अच्छा नहीं माना जाता आईटी सेक्टर में भी या किसी भी सेक्टर में। अगर आपके बंदे छोड़ के भाग रहे हैं, पुराने बंदे, अच्छे बंदे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो उसी तरह से अगर एट्रिशन रेशो देखें तो एट्रिशन रेशो में टीसीएस हम वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनियों में से आती है, तो उसका एट्रिशन रेशियो केवल 7% ही है। इन्फोसिस का जो एट्रिशन रेशियो है वो ज्यादा है, 15% के आसपास है, और विप्रो का एट्रिशन रेशियो है 12%, 12.1% अगर एग्जैक्टली बताऊं तो लास्ट क्वार्टर में। तो मतलब इन्फोसिस से भी अच्छा विप्रो मेंटेन कर पा रही है एट्रिशन रेशियो, विप्रो में कम लोग छोड़ के भाग रहे हैं एज कंपैरिजन टू इन्फोसिस। टीसीएस से compete करना अभी आज की डेट में तो कोई भी कंपनी के लिए मेरे अकॉर्डिंगली आने वाले 3-4-5 साल तक तो पॉसिबल नहीं है एट्रिशन रेशियो में, या फिर सेल्स में, या फिर किसी भी चीज में। लेकिन अगर आप सेकंड कंपनी मुझसे पूछे कि अगर मुझे आईटी में टीसीएस के अलावा कुछ पसंद है, तो वो मैं इन्फोसिस से ज्यादा मेरा मानना है कि विप्रो में आपके प्राइस इंक्रीज, आपकी जो कैपिटल इंक्रीज है वो ज्यादा होगी। दूसरा मैं आपको बताऊं, कोई भी आईटी कंपनी का अगर आप शेयर लेते हैं तो चौथा फायदा आपका ये होता है, उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है नियर टू 0। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो को अभी मैं आपको हिंदी में समझा दूं सिंपल वर्ड्स में, तो अगर आपने किसी से उधार लिया है और आपके पास कितना कैपिटल है, उधार को डिवाइड कर देंगे कैपिटल से। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 10,000 रुपए उधार ले लिए और मेरे बैंक में पड़े हैं 1 लाख रुपए, तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो आएगा 0.1। तो 0.1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका मतलब है मैं उधार चुकाने के इजीली कैपेबल हूं। मुझे कल को वो आ भी जाएगा मेरे पास अपने पैसे लेने, तो मैं पहले ही दिन तुरंत उसको पैसा चुका दूंगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो है 1, अगर मैंने उधार भी ले रहा है 1 लाख रुपए और मेरे बैंक में भी 1 लाख रुपए हैं, तो वो मुझे क्या होगा, मुझे उसको चुकाने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही उधार ले रखा है मैंने 2 लाख रुपए और मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा 2। तो 2 मैं चुका ही नहीं सकता उसको उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जब तक मैं अपनी अर्निंग बढ़ा लूं या फिर मैं अपना बिजनेस से अर्निंग बढ़ा लूं। तो इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो आईटी कंपनीज की सारी का
TCS हो, इन्फोसिस हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, सबका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0 है। वैसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो विप्रो का चलता है अप्रोक्सीमेट 18 है। वैसे ही इसलिए आप IT कंपनीज के शेयर में ये फायदा होता है, उसमें डेब्ट इज नियरली इक्वल टू 0। आपका जो डेब्ट है उनको कोई बाहर से पैसा उठाने की या फंडिंग करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती, और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे IT कंपनीज को इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनपे कोई ऑलरेडी प्रीवियस डेब्ट तो होता ही नहीं है। तो दूसरा अगर आपको देखेंगे तो आपको इस तरह से इसका जो मेजर सेल्स आते हैं, मेजर अगर मैं धंधा करता हूँ, कोई भी बिजनेस करता हूँ, तो मेरा ये भी जरूरी होता है कि मेरा वो धंधा जो बिजनेस होता है वो कहाँ से आता है उसकी सेल्स। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 3 सेगमेंट में आपको डिवाइड कर सकते हैं। बैलेंस शीट में ये 4 सेगमेंट वे में, अगर आप इसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करेंगे BSE इंडिया से, आपको कभी भी कोई भी बैलेंस शीट पढ़नी हो, कुछ भी डाटा पढ़ना हो, तो आपको कोई इधर उधर की साइट से ज्यादा बेटर होगा कि आप BSEindia.com या NSEindia.com से कोई भी डाटा डाउनलोड करके उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और इंग्लिश को आप हिंदी से समझ पाते हैं तो इजीली आप समझ पाएंगे, तो उसको कोई भी इशू आएगा नहीं। अगर कोई टर्म में आपको दिक्कत आती है तो आप उसको गूगल से या इस कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो मैं आपको बेटर समझा दूंगा। अगर आपको कुछ भी, जैसे कंसोलिडेटेड का मतलब किसी को समझ नहीं आया, या PE रेशियो को किस तरह से देखते हैं वो समझ नहीं आता, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूंगा। तो दूसरा इसका मैं बता रहा था आपको कि इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, कौन से सेगमेंट से, कौन सी जगह से वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो 4 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में। अमेरिकाज 1, अमेरिकाज 2, यूरोप और एशिया स्पेसिफिक। तो अगर उसकी देखें अपन, शुरू के जो 3 सेगमेंट है, शुरू की जो 3 जगह है, अमेरिका 1, अमेरिका 2 को इन्होंने सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे बैंकिंग को इन्होंने अमेरिका 1 में डाल रखा है। अगर बैंकिंग से, अमेरिका से इनकी कोई बैंकिंग से इनकम आती है तो उसको अलग सेगमेंट कर रखा है। अदर इनकम आती है अमेरिका से, तो मेजरली इनकी जो अमेरिका से इनकम आती है वो 58% आती है। यूरोप से जो इनकम आती है वो 28% आती है, और बाकी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इन सब कंट्रीज को मिला के केवल 13% आती है। तो मेजर बिजनेस इनका यूरोप और अमेरिका से ही आता है। 100 में से अगर ये 87 रुपीज का अगर धंधा करते हैं तो वो यूरोप और अमेरिका से करते हैं, और उससे इनका फायदा क्या होता है, डॉलर रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कोई रुपी हमेशा, रुपी की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएटिव होती है जनरली। जैसे मान लीजिए आज 75 रुपए का रुपये चल रहा है, तो 1 साल 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 80 रुपए। तो इनकी बाहर की कंट्रीज से रेवेन्यू आने से इनके क्या फायदा होता है, वो 75 की वैल्यू पे इन्होंने जो सेल करी हुई होती है वो ऑटोमेटिकली जो प्राइस इंक्रीज होता है डॉलर का, उसका भी इनको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि जो बाहर से वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए $1000 का मैंने धंधा करा, 75 रुपए था उस टाइम रेट, तो जब मेरा पेमेंट आया तो उसका जो रेट हो गया वो 80 रुपए। तो जब मैंने इंडिया में उसको $1000 कन्वर्ट करे तो 80 से मल्टीप्लाई होकर मेरे बैंक में आए। तो इसका भी फायदा, करेंसी फ्लक्चुएशन का जो फायदा होता है वो भी विप्रो को मिल जाता है। विप्रो को वो अगर हैज करा रखा है बैंक से तो नहीं मिलता, लेकिन अगर नहीं करा रखा कुछ पार्ट उसका हैज, तो इसका करेंसी फ्लक्चुएशन का फायदा भी IT कंपनीज को अच्छे से मिल जाता है। तो अगर आपको कोई भी अगर आपको इसको डाउट हो, अभी भी मैं बोलता हूँ विप्रो का शेयर आपको खरीदना हो अगर 1 साल 2 साल के लिए, तो आप इजीली खरीद सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कि यार नहीं मुझे कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, इस वीडियो में सबसे बेसिकली मैंने विप्रो के शेयर से ज्यादा मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि IT कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कंसेप्चुअली ज्यादा आपको नॉलेज एनहांसमेंट होगी। अगर आप फिर भी इससे शेयर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।